नमस्कार। आज हम आपको इस विज्ञान विषय के अंतर्गत जनरल मेथड्स ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आपको शिक्षक केंद्रित विधियों का अध्ययन कराएंगे। शिक्षक केंद्रित विधियों में हम दो विधियों को बता चुके हैं। पहली विधि व्याख्यान मेथड, और व्याख्यान मेथड में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें यह केवल ही शिक्षक ही कार्यरत रहता है और शेष कोई भी उसमें कार्य अध्यापक का एक्टिव रहता है और स्टूडेंट अनएक्टिव रहते हैं। इसको व्याख्यान विधि कहते हैं। दूसरी विधि हमने बताई थी, दूसरी विधि में हमने बताया था प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या होता है, अध्यापक प्रयोग करके बताता है और छात्र उस प्रदर्शन को देखते हैं, उसके आधार पर ही उसको बताया जाता है। इसमें भी अध्यापक ही एक्टिव रहता है, छात्र केवल मूक दर्शक बने रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। अब नेक्स्ट विधि बता रहे हैं हम, पाठ्य पुस्तक विधि। यह विधि बहुत ही प्रचलित विधि है। जिस प्रकार से व्याख्यान मेथड की हम बात कर रहे थे कि प्राचीन काल में बहुत लंबे समय से मुद्रण मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो केवल रटने के आधार पर या व्याख्यान के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक विधि भी बहुत प्राचीन विधि है। इसमें छात्राध्यापक क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, पुस्तक को लेकर के अपने छात्रों को अभ्यास कराता है और अभ्यास कराने पर बताने के बाद उस पुस्तक से एक स्टेप बाय एक स्टेप उसको पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उनको गृह कार्य दे देता है और गृह कार्य देने के बाद में उसको फिर याद करने के लिए दे देता है। अगले दिन छात्र उसको याद करके नहीं आता है तो उसको दंडित किया जाता है या उसको पुरस्कार किया जाता है, बता देता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। यह विधि भी एक प्रकार से शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें केवल शिक्षक एक्टिव रहता है और छात्र अनएक्टिव क्रियाशील रहते हैं। केवल उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही उस कार्य को करने लगते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि भी बहुत पहले से चली आ रही है। भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में, विशेषकर जूनियर हाई स्कूल में, जहां के पाठ्य पुस्तक में पूरे पाठ्यक्रम की बातें लिखी मिल जाती हैं, अध्यापक इस विधि का प्रयोग करने का प्रतिज्ञा करते हैं। फिर भी अकेले इसी का प्रयोग किया जाना उचित नहीं होता। प्राचीन काल से ही अध्यापक पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थियों के कुछ गृह कार्य दे देता है और उसे अगले दिन देखता है। जो याद करके नहीं सुनाते उन्हें दंड मिलता है। उस समय शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों से विषय पढ़ाने का होता था, अर्थात यह विधि भी एक प्रकार से शिक्षक केंद्रित विधि है। अगली विधि बता रहा हूं, ऐतिहासिक विधि। इस विधि में शिक्षक किसी टॉपिक के ऊपर या किसी सिद्धांत के ऊपर एक कहानी सुनाता है या उसके इतिहास को, हिस्ट्री को बताता है कहानी के माध्यम से, उसकी जीवनी के माध्यम से इतिहास के बारे में बताता है, इतिहास के बारे में बताता है, जीवनी बताता है। जैसे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करें, आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था, कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, उसमें बताया गया था कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। यह भार में आई कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत लाने से पूर्व उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए। एक बार एक राजा ने शर्त रखी कि वह मेरे मुकुट की शुद्धता को बता देगा कि यह किसका बना है, बिना तोड़े हुए बता देगा, तो मैं उसके बारे में उसको पुरस्कृत करूंगा और ना बता पाया तो मैं उसे दंड दूंगा। इसको आर्किमिडीज ने इस घोषणा के बारे में सुना। आर्किमिडीज ने
एक बार वो अपने घर के टब में नहा रहे थे। नहाते समय उन्होंने महसूस किया कि जब हम पानी में नहा रहे होते तो हमारे शरीर के कुछ भार में कमी आ जाती है। वह कमी क्यों आती है उसके बारे में बार बार उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने सोच लिया कि कुछ न कुछ इस पर किया जा सकता है, सिद्धांत है। तब उन्होंने उस राजा के द्वारा की गई घोषणा जो मुकुट के बारे में थी उसके बारे में यूरेका 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 करके चिल्लाए। यूरेका का मतलब है मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ जान लिया। और उन्होंने इसके बारे में एक सिद्धांत करके बताया, जो सिद्धांत कल मैंने आपको बताया था। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है, वह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ऐसे ही न्यूटन्स लॉ की बारे में बात करें तो न्यूटन्स लॉ में भी न्यूटन एक बार किसी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो अचानक उस पेड़ से जो पेड़ था, चाहे वो सेब का हो या आम का हो, वैसे सेब के बारे में बताया गया है, सेब अचानक ही पेड़ से टूट करके नीचे की तरफ गिरा, उसकी धम सी आवाज हुई और उन्होंने देखा कि ये पेड़ से फल गिरा तो ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। इस पर उन्होंने तमाम निष्कर्ष निकाले और बाद में इसके बारे में निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस बल के कारण ही पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं आकर्षित हो जाती हैं, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और यही न्यूटन्स लॉ बाद में कहलाया। ऐसे ही हम जेम्स वाट के बारे में बात करें तो जेम्स वाट बचपन से ही एक आलसी, एक प्रकार से अनएक्टिव बॉयज था, लेकिन वास्तव में बाद में उसके एक्टिवता के कारण आज हम जो भाप के इंजन की बात करते हैं, आविष्कार की बात करते हैं, वो जेम्स वाट की ही देन है। वह एक दिन अपने घर में रखी अंगीठी पर केतली को देख रहे थे जिस पर कुछ उबल रहा था। उन्होंने देखा कि केतली का ढक्कन बार बार ऊपर उठता है और फिर नीचे बैठ जाता है भाप निकलने के बाद। उन्होंने इसको कुछ थोड़ा सा वजन रख दिया, वजन रखने के बाद में वह ढक्कन फिर ऊपर उठा, फिर नीचे बैठ गया भाप निकलने के बाद में। तो उन्होंने यह बहुत देर तक वो देखते रहे और उन्होंने इसका निकाला कि भाप में शक्ति होती है। उन्होंने क्या कहा, भाप में शक्ति होती है, और इसी शक्ति के कारण ही किसी वस्तु को, किसी को भी धकेला जा सकता है शक्ति कारण। इसलिए उन्होंने इसके लिए तमाम प्रयोग किए और बाद में भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। और यह सब विदित है कि आज जो रेलगाड़ियां हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं वो सबसे पहले भाप के इंजन के द्वारा चलाई गई, जिन्हें पटरियों पर चलाया जाता था। ये ऐसी इस प्रकार की कहानियां ऐतिहासिक विधि के द्वारा हम कहानी सुना करके बच्चों को उस पाठ्य योजना का ज्ञान देते हैं, बच्चे उसमें उत्सुक हो जाते हैं और इस प्रकार से बच्चे सुनते रहते हैं, अध्यापक बताता रहता है। इस प्रकार से यह भी एक ऐतिहासिक विधि कहलाती है। कहानी बताना, इतिहास के बारे में बताना, जीवनी के बारे में बताना, उनके सिद्धांत प्रयोग के बारे में बताना, ये ऐतिहासिक विधि कहलाती है। यह भी एक प्रकार से शिक्षक केंद्रित विधि कहलाएगी। अगली विधि है सामूहिक अध्यापन विधि। इस सामूहिक अध्यापन विधि में एक अध्यापक नहीं, वरन अनेक अध्यापक किसी एक टॉपिक पर एक साथ अध्ययन कराते हैं या शिक्षण कराते हैं, किसी विषय वस्तु का अध्ययन कराते हैं, तो वहां पर भी अनेक अध्यापन मिलकर के जब कार्य करते हैं तो उसे सामूहिक अध्यापन विधि कहते हैं, सामूहिक शिक्षण विधि भी कहते हैं, जिसमें अनेक अध्यापक एक साथ किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, छात्र उनको सुनते हैं, और इस प्रकार से यह विधि भी एक प्रकार से सामूहिक केंद्रित विधि कहलाती है। अब मैं बात कर रहा हूं अगली विधि जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, जो कि बाल केंद्रित विधि है, जिसमें केवल बालकों के द्वारा ही कार्य कराया जाता है और बालक उसको करके सीखते हैं।
अध्यापक केवल निर्देशित करता है। ये शिक्षण की विधियां चल रही हैं, इनको आप ध्यान से देखें। बाल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि में टॉपिक है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि। अगली है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अगली विधि है खोज विधि, विचार विमर्श विधि, अगली है पर्यटन विधि, पर्यटन विधि। अगली विधि है अभिन्यास विधि, अभिन्यास या असाइनमेंट विधि। अगली विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुदेशन। बाल केंद्रित विधि सबसे बेस्ट विधि मानी गई है, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को करा सकते हैं, पूर्ण करा सकते हैं। इसमें पहली विधि है प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट विधि में बच्चों को किसी प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और बच्चे उस प्रोजेक्ट कार्य विधि का अभ्यास करते हैं और उसके बाद कार्य की रूपरेखा को समझ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर मौखिक विधियों का कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए तथा ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसे बालक अधिक से अधिक क्रियाशील करें। इस प्रक्रिया के उपरांत व्यक्तिगत और सामाजिक शैक्षिक उद्देश्यों को पुनः मूल्यांकन करते हैं और उनके व्यवहारों को वांछित परिवर्तन प्राप्त करते हैं। 20वीं शताब्दी में इस संदर्भ में प्रोफेसर किलपैट्रिक महोदय ने, जो भी जॉन डीवी के शिष्य थे, इस विधि का निर्माण किया था। यानी परियोजना विधि का निर्माण किसने किया था? प्रोफेसर किलपैट्रिक महोदय। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट विधि का कि खोज या इसके बारे में किसने बताया था। तो किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बात कही थी। उन्होंने सन 1918 में प्रकाशित शोध में अर्थपूर्ण किया कि समस्या समाधान क्रिया करते हुए छात्रों की आवश्यकता एवं रुचियों, अधिगम और आचरण पर बल दिया गया। इस विधि का केंद्र बालक होता है, जो अपनी क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं। इनके बारे में उन्होंने परिभाषा दी कि प्रोजेक्ट का वह सहृदय उद्देश्य कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट क्या है? वह सह उद्देश्य, यानी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य जो समाज में रह करके, समाज के साथ रह करके बालक अपनी समस्या का, अपने उद्देश्य का पूर्ति का निर्वहन करता है और उसमें क्या कमी है, क्या उसके लाभ हैं, इसके बारे में भी चर्चा करता है। ये विधि प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। पार्कर ने डेफिनेशन दी, यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों की योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यानी अपने आप को योजना बनानी है और उद्देश्य बनाकर उसकी विधि को करना है। किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं, इस प्रकार के बारे में जो चर्चा की जाती है वो प्रोजेक्ट विधि के बारे में होती है और अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए होता है। ये डेफिनेशन पार्कर ने दी थी।
बेलर्ड ने कहा कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यानी विद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम आपको प्रोजेक्ट कार्ड देते हैं, जैसे कि किसी परिवेश में जाकर के दिए गए उस परिवेश में दिखाई देने वाले पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना और उनके बारे में क्या लाभ है क्या हानियां उसको बारे में इंगित करना, उनको नोट करना। यह एक प्रकार से प्रोजेक्ट विधि है। जब आप जाएंगे कौन सा एरिया चुनेंगे, यह आपका उद्देश्य है। जिस स्थान पर रहते हैं वहां जाएंगे तो वहां पर आप किस प्रकार पेड़ों का, झाड़ियों का, पौधों का, इनको अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व इसको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे इसमें ऑक्सीजन का प्रदान करने वाले होते हैं, यह हमें फल देते हैं जो भोजन की पूर्ति करते हैं। उसके साथ साथ हमसे बहुत सी मेडिसिन प्राप्त होती हैं, उन मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इसकी इस तुलसी से ये प्राप्त होती है, हाँ, नीम से इस प्रकार की मेडिसिन प्राप्त होती है, सिंकोना से मलेरिया की दवा या छाल से सिंकोना बनाया जाता है। तमाम प्रकार की हम उन विधियों का चर्चा करेंगे और बच्चे उसको पूरा करते हैं। जो जो पेड़ देखते हैं उनका नाम देखते हैं, उनसे लाभ क्या है, किस किस में दवाई यूज की जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस विधि को ही हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं और इस विधि में शिक्षक केवल निर्देशित करता है छात्रों को और विद्यालय के द्वारा एक कार्य प्रदान किया जाता है छात्रों को और शिक्षक फिर एब्सेंट हो जाता है, बाद में उनके कार्य का मूल्यांकन जरूर करता है। अगली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग अध्यापक बता देता है, पहले शिक्षक केंद्र विधि सिद्धांत को बता देता है और छात्र उसका प्रयोग करके सीख लेते हैं। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। करके सीखना विधि सबसे यथार्थ विधि मानी गई है, सबसे अच्छी विधि मानी गई है। इसमें अध्यापक केवल एक बार किसी सिद्धांत के बारे में, किसी प्रयोग के बारे में करके दिखाता है, बच्चों को फिर प्रयोगशाला में ले जाकर के उस प्रयोग को करने के लिए कहता है। प्रत्येक बालक 2 के ग्रुप में या 3 के ग्रुप में या इंडिविजुअल किसी प्रकार से दिए गए सिद्धांत को करता है, बार बार करता है और उसमें जो कमियां आती हैं उनको, रीडिंग को या कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और बाद में वो सीख लेता है कि इस प्रकार से यह विधि की जा सकती है। जैसे कि हम बात करें सेल के बनाने की बात करें तो सेल बनाने के लिए जो शुष्क सेल है, शुष्क सेल, और शुष्क सेल किस प्रकार से कार्य करता है, कितने वोल्ट बिजली निकालता है या कितने विद्युत वाहक बल इसका 1.5 होता है या नहीं, इसको नोट करने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को पहले हमने बता दिया और उसमें ये हमने बताया था कि यह एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसके ऊपर जिंक का यानी जस्ते का एक ऊपरी आवरण होता है, ऊपर लाख लगा दी जाती है, इसमें नीला धोता नौसा भर दी जाती है। ये सारी बातें हमने पहले बता दी और बच्चे को यह मटेरियल दे दिया जाता है और इसको कर दिया जाता है, लाख से बंद कर देते हैं। ये धन वाला सिरा होता है, ये ऋण वाला सिरा होता है, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 होता है, ये हमने पहले से बच्चों को बता दिया। अब इसको देखता है कि वास्तव में इससे विद्युत बनती है नहीं, अर्थात यहां से तार लेकर के और यहां से तार लेकर के देखेगा कि बल्ब जल रहा है या नहीं और ये याद कर लेता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अपने यहां वोल्ट मीटर लेकर के उन दोनों के तारों को, धन तार को लाल वाले सिरे से, धन वाले तार को वोल्ट मीटर, इसमें ये धन वाला सिरा होता है, ये ऋण वाला सिरा होता है, इसमें पाठ्यांक होता है सुई का, इसमें 0, 1 और 1.5, 2, 2.5 और 3 तक होता है और कहां तक ये सुई इंडिकेट करती है और इसको जोड़ देते हैं, इसको धन वाले सिरे को इससे और ऋण वाले सिरे को इससे जोड़ने से ये पता चल जाता है कि वास्तव में जो सर ने बताया था कि इसका शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, तो वह ऐसा करके देख लेता है और इस प्रकार से करने वाला ज्ञान, इस प्रकार से प्राप्त होने वाला ज्ञान चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक याद होने वाला होता है। जैसे विलायक विलयन की बात करें या हम बहुत से प्रयोगों के बारे में बात करें, वो सभी इनसे प्राप्त होती हैं। अर्थात ये विधि
प्रयोगशाला विधि कहलाती है। और प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी उन सिद्धांतों तथ्यों को स्वयं जांच करता है तथा उन्हें सिद्ध करता है जो पहले से ही सिद्ध किए गए हैं। जो पहले से ही सिद्ध किए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में खोज करता है, उनकी जांच करता है वास्तव में सही है या गलत है। दूसरा पॉइंट है प्रयोगशाला की सामग्री एक प्रकार से सहायक सामग्री का काम करती है, टीचिंग मटेरियल का काम करती है, टीएलएम का कार्य करती है, जिसकी सहायता से सिद्धांतों, तथ्यों, प्रत्ययों और सरलता से समझाया जा सकता है। ये विधि को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला के प्रयोग वैज्ञानिक विधि पर प्रशिक्षित किए जाते हैं। प्रयोगशाला के जो प्रयोग होते हैं वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं, उन तथ्यों की जांच की जाती है। प्रयोगशाला विधि विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक रूप से अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए करी जाती है। इससे विद्यार्थी प्रयोगशाला में साधारण पद्धतियों को समझ सकते हैं। अर्थात इस विधि में अध्यापक केवल निर्देश करता है, अध्यापक केवल सिद्धांतों और उनके प्रयोग के बारे में बताता है, छात्र उसको करके सीख लेते हैं। इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करते हैं। केवल अध्यापक करता है तो निरीक्षण का कार्य करता है। गुण क्या है? यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आ जाता है। बालक अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है और जिसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है वह विधि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, जिसमें हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, मस्तिष्क सभी इसमें काम कर रहे हैं। अतः ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का जहां एक्टिव होकर कार्य किया जाता है वह कार्य चिरस्थायी होता है और अधिगम उसमें सबसे अधिक होता है। अधिगम मतलब सीखना। इस विधि के द्वारा हम बालकों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। यानी वैज्ञानिक विधियों की, वैज्ञानिक विधि का क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा बताई गई विधियां, यानी उद्देश्य क्या है, इसके लिए उपकरण कौन कौन से चाहिए, जैसे हम दिए गए पदार्थ में या मिश्रण में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है या नहीं। अभी हमारे पास एक समस्या है या उद्देश्य दे दिया तो टीचर एक पुड़िया बना करके देता है, तो उसमें देखता है कि फ्लेमिंग टेस्ट करा के देखेगा या उसको पानी में घोल के देखेगा पानी में घुल जाती है तो ठीक है, नहीं घुलती है तो उसको एसिड में घोलता है, एसिड में घुल जाती है तो ठीक है, या क्षार में घोल देता है। इस प्रकार से तनु विलयन इस प्रकार से उसकी रीडिंग नोट करता रहता है। अब किसी में पदार्थ में सड़े अंडे जैसी बदबू आ रही है तो कार्बोनेट उसमें उपस्थित है, बदबूदार झाग उत्पन्न हो रहा है तो कार्बोनेट उपस्थित है। इस प्रकार की उपस्थिति के बारे में वह अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार की ये प्रयोगशाला विधि कहलाती है। खोज विधि या यूजिस्टिक मेथड भी कहते हैं इसे। खोज विधि को हम यूजिस्टिक मेथड भी कहते हैं और यह विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि कहलाती है। इसमें बालक अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है, अर्थात ये खोज विधि कहलाती है। इस विधि में अधिक प्रभावशाली होती है मनोवैज्ञानिक प्रणाली ह्यूरिस्टिक मेथड्स के द्वारा। इसका आविष्कार H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आधार हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि बालकों को जितना कम संभव हो बताया जाए, यानी कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी कम से कम बालकों को बताया जाए और उनको खोज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इस विधि को हम खोज विधि या प्रोजेक्ट ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। और यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों या वैज्ञानिक शिक्षण के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने बताया अन्वेषण वह है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है। अन्वेषण माने खोज। अन्वेषण प्रणाली वह है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है। प्रणालियों में जितना केवल वस्तुओं के
विषय कहे जाते हैं उनकी खोज की आवश्यकता माना जाता है। अंग्रेजी के शब्द ह्यूरिस्टिक का जन्म ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से हुआ है और ह्यूरिस का अर्थ है मैं जानता हूं। ह्यूरिस का ह्यूरिस्टिक विधि है इसका अर्थ है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस विधि का प्रयोग करता है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालकों को एक अन्वेषण कराना है, एक खोज कराने के लिए प्रेरित करना है। और इन शब्दों में इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालकों के मन में वैज्ञानिक भावनाओं को जन्म देना है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली का मूल उद्देश्य बालकों को अधिक निश्चित, सत्क्रिय, सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन आदि का अभ्यास करना है। खोज विधि का प्रबंध कैसा होना चाहिए, यानी प्रश्नों का निर्माण करके होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना, यानी कोई समस्या है तो उसके लिए हम प्रश्नों का निर्माण करें और उसके उत्तरों को हम जन समूह से पूछें। आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, उस अन्वेषण से संबंधित, उन तथ्यों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना या सामग्री को एकत्रित करना। प्रयोग करके देखना, आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का फिर विश्लेषण करना कि पक्ष में कितने बोले, विपक्ष में कितने बोले, इस प्रकार का निष्कर्ष प्राप्त करना, उसका प्रतिवेदन लिखना, प्रतिवेदन उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना कि इस विधि का ये प्रकार से प्रयोग कहलाता है। और ये विधि भी सबसे सर्वोत्तम विधि है, खोज विधि में सबसे इसका प्रयोग किया जाता है और इसको ह्यूरिस्टिक मेथड्स कहते हैं। और इसका आर्मस्ट्रांग ने इसका हर्बर्ट स्पेशल के कथन के अनुसार है H.E. आर्मस्ट्रांग ने इसका आविष्कार किया, इस प्रतिपादन किया था इस विधि का। आवश्यक परिस्थितियों में खोज विधि सीखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, बालक को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है, आवश्यकता अनुसार बालक को शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है और खोज विधि से बालकों को लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। यह विधि सबसे अच्छी विधि कहलाती है और खोज विधि के द्वारा ही हम बच्चों को किसी तथ्य पर पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट विधि और खोज विधि समथिंग एक जैसी है और वह एक छोटा रूप है और एक बड़ा रूप है कि सिद्धांत को, निष्कर्ष को ज्ञात करने के लिए इसके लिए प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है और इसमें स्टैटिक्स यानी उसके आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है, किसके उसका मीन, मीडियन, कॉरलेशन निकाल करके किसी तथ्यों तक पहुंचा जा सकता है। यह विधि सबसे अच्छी विधि है। और कल हम आपको विचार विधि, पर्यटन विधि, अदन्यास विधि, अभिक्रमित विधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। पर्यटन विधि के बारे में हम बात करें, पर्यटन विधि में जैसे कि इतिहास में हमने बताया कि ताजमहल आगरा में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे है, साफ स्वच्छ रूप से दिखाई देता है और यह क्या करता है, यह यमुना नदी के किनारे पर है और यमुना नदी के किनारे पर होने के साथ साथ इसका संगमरमर के पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। अब ये विधि हमने बता दी कब बनवाया था, कब बनवाया था। बच्चों को इसका सही ज्ञान कराना है तो हम उनको शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं। इसको शैक्षिक भ्रमण या पिकनिक के नाम से भी जानते हैं। शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं और शैक्षिक भ्रमण पर जाकर के हम बच्चों को दिखाएं कि ये आगरा का ताजमहल है, यह 7 अजूबों में से एक है, यमुना नदी के किनारे है, इसकी 4 मीनारें होती हैं और एक बीच में गुंबद होती है। इस प्रकार मकराना के खानों से लाए गए पत्थर के द्वारा यह बनाया गया है। पहले हमने इसके बारे में बताया और बच्चे उसको अब देख लेते हैं तो उनको ज्ञान चिरस्थायी हो जाता है। इस प्रकार से यह पर्यटन विधि या भ्रमण विधि एक सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी विधि
मानी जाती है, इसको हम पर्यटन विधि के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम इनकी अन्य विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।